संसदीय क्षेत्र से एक सांसद जाए, इस बात को सुनिश्चित हो। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। सोनभद्र में स्वागत है, जेपी नड्डा जी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी नड्डा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। सोनभद्र में स्वागत है। नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जेपी नड्डा भूपेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी मंच पे आ चुके हैं, उनका स्वागत है, वंदन है। जी सभी लोग एक बार प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया के सबसे बड़े संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आप मंच पे आ रहे हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि खड़े होकर के उनका स्वागत करिए, अभिनंदन करिए, वंदन करिए। जय जय श्री राम। सोनभद्र की धरती हर महादेव। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का अभिनंदन एक एक जनता की ओर से करते हुए और अभी बड़े माला के साथ आम जनता की ओर से आपकी तरफ से यह माला विजय की भेंट की जा रही है और दोनों तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करिए, वंदन करिए। जगत प्रकाश नड्डा जी का अभिनंदन है और वंदन है। यहाँ यह विश्वास दिलाता है यह भीड़, यह सीट जीतकर हम लोग देंगे और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार बनेंगे और शिमला से चलकर सोनभद्र आए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से। आदरणीय शंकर गिरी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सदस्य। के कार्यक्रम में मंच पर बैठी हुई एनडीए गठबंधन की युवा कर्मठ जुझारू 96 की विधायक और स्वर्गीय राहुल प्रकाश कोल की पत्नी, एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी के रूप में बैठी हुई बहन रिंकी कोल जी, मंच पर बैठे हुए मंचासीन जो दुद्धि के कर्मठ जुझारू युवा उपचुनाव के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल से दुद्धि उपचुनाव के प्रत्याशी के रूप में बैठे हुए भाई श्रवण सिंह गौर जी, चूंकि निर्देश हुआ है कि सम्मानित मंच कह देने से चूंकि पांच विधानसभा के विधायक दल और राज्यसभा सदस्य
धन्यवाद इस मंच के माध्यम से इस नगर के प्रथम नागरिक होने के नाते मैं देना चाहती हूँ। इसलिए देना चाहती हूँ कि आपके बीच एक युवा कर्मठ प्रत्याशी के रूप में महिला प्रत्याशी 1962 के बाद पहली बार जनपद सोनभद्र को सांसद प्रत्याशी के रूप में बहन रिंकी कौल को मिला है। निश्चित तौर पे चूंकि आधी आबादी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में 33% आरक्षण लाकर उनको सशक्त करने का काम कोई किया है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसी क्रम में बहन रिंकी कौल की यहाँ शुरुआत की गई है, लोकसभा प्रत्याशी के रूप में देने का काम किया है। साथ ही साथ भाई श्रवण कौर जो उपचुनाव में दुर्गी जैसे पिछड़े क्षेत्र में जो प्रचारक से अपनी शुरुआत किए और प्रचारक रूप में अपना काम करने का काम किया और आज उनको विधायक की टिकट के रूप में दुर्गी विधानसभा में जिन्होंने संपूर्ण जीवन मां भारती की सेवा में समर्पित किया, उस ऐसे शख्स को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। आप सभी यहाँ जनता, बेतुल जनता इसलिए कह रही हूँ कि आज इस मंच पर बोलने लायक मैं हूँ तो आपके आशीर्वाद से हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में आपके आशीर्वाद से और दुर्गी की पूर्व विधायक भी आपके आशीर्वाद से थी। इसी प्रकार बहन रिंकी कौर, श्रवण कौर भी आपके आशीर्वाद से ही विधायक और सांसद बनने का काम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति जो ये जिला दलित आदिवासी बहुल क्षेत्र कहा जाता है, उनके लिए 5 किलो अनाज कोरोना काल से लेकर अब तक अनाज देने का काम किया। और आप जहां ये आज इस हाइडिंग मैदान में बैठे हैं, इसी नगर पालिका में जो है 2200 लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम सिर्फ नगर में हुआ है। आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को जब आवास देते हैं तो वो जाति और पार्टी नहीं पूछते, वो जो जरूरतमंद है उन सभी को समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को आवास देने का काम किया है। हम यदि अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाने का काम करें तो सुबह से शाम हो जाएगा और गिनाने में तभी खत्म नहीं होगी। आप जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो उनके कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर था। आप उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति की बात तो सभी करते थे, लेकिन 33% देने का काम सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। इतनी संख्या में महिला बहनें बैठी हुई है, आने वाले समय में इसी में से विधायक सांसद चुन कर जाएंगी और विधानसभा में आवाज बुलंद करेंगी महिलाओं के प्रति। हमारा मानना है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ और आदरणीय प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस पर आप बेझिझक होकर रात को गहने पहनकर हमारी माताएं बहनें घूमती हैं, लेकिन इनको देखे फ्री होकर घूमती हैं। और इस तरह से पहले की सरकार की तुलना आप स्वयं में करें और बहन रिंकी कौल और श्रवण कौर को जिताने का काम जरूर करें। कप प्लेट और कमल का फूल। रिंकी बहन भी आज नहीं कल भविष्य में हमेशा, चूंकि 5 विधानसभा है, लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है, इसलिए सबके घर घर तो नहीं पहुंच पा रही है। हम सभी कार्यकर्तागण भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, सुहेलदेव राजभर पार्टी और जो अपना दल मिलकर घर घर जाकर हम सभी मिलकर उनके लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। हम तो कहते हैं सबके भगवान ऊपर, रूबी प्रसाद, रिंकी कौल और श्रवण कौर के भगवान सामने बैठी हुई हमारी जनता है, जो अपने मत से विधायक सांसद बनाने का काम करते हैं। इसलिए असली भगवान आप लोग हैं। हम इतना ही गुजारिश करेंगे कि चूंकि योजनाओं के बारे में सबको पता है कि आपको इस पहाड़ी दुरूद क्षेत्र जंगलों में जो पानी पेयजल से हम लोग जूझते थे, गर्मी, आप लोग अभी गर्मी की शुरुआत, भीषण गर्मी चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस जंगल तक पाइपलाइन बिछाने का काम किया, हर घर नल योजना से जोड़ने का काम, जो सोनभद्र का बहुत बड़ा विषय था। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ इतनी इंडस्ट्री है, हमारे नौजवान पॉलिटेक्निक ITI करके उसमें बहुत जॉब करते हैं और आने वाले समय में जब इन दोनों को आप जिता लेंगे तो लोकसभा और विधानसभा में यहाँ के युवाओं के लिए लड़ाई लड़ने का काम बहन और भाई
करेंगे, ताकि जो नौजवान जो टेक्निकल रूप से एजुकेटेड है, जिन्होंने ITI, BTech और पॉलिटेक्निक किया है, उनको हिंडाल्को से लेकर IMCL, NTPC में रोजगार से जोड़ने का काम बहन रिंकी कौल कप्लेट और भाई श्रवण गौर करेंगे। आप इनके हाथों को मजबूत करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। यदि श्रवण गौर को आप जिताएंगे तो उनके हाथों को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे यहाँ उपस्थित भारी संख्या में हमारे भाई बहन जो है विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं, हमारे सभी भाई बहन देखिए सामने भी लोग बाजा बजा कर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे हम यही गुजारिश करेंगे कि ये बहन चूल्हा बाद में जलाना, जलपान बाद में करना, लेकिन जा करके अपने देवरान जेठान, चाची ताऊ और अपनी बड़की माई, छोटकी माई सबके बीच जाना और हाथ जोड़ के कहना, पहले 5 बजे सुबह से मतदान देने के लग जाना और मतदान देने के बाद ही जलपान करना। यही गुजारिश है। और कप प्लेट निशान जरूर बताना कि मोदी जी का जो निशान है कप प्लेट, और दूसरी उपचुनाव में जो है कमल का फूल है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, जय अपना दल, जय निषाद पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कांग्रेस जी। आज चुनावी जनसभा और जनसभा को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और उनको सुनने के लिए हम सब लोग आए हैं। इधर मंच पर माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, माननीय विधायकगण बैठे हैं, माननीय सांसद जी बैठे हैं और हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठे हैं और सामने पूरे जनपद से चलकर कोने कोने से चलकर आए हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भी आए हैं। आप सब लोग से मैं केवल निवेदन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ और खासकर घोरावल विधानसभा के लोगों से कि घोरावल विधानसभा हमेशा लीड देता रहा, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी। जो हमारे कार्यकर्ता हैं बहुत मेहनत करते हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं इस बार थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है, इसलिए कि इस बार इस घोरावल विधानसभा में सबसे ज्यादा इसलिए देना है कि हर बार देता है तो हम उसको और ज्यादा बढ़ा कर दें। इसलिए आप सबसे निवेदन करना है साथियों कि केवल और केवल 4-5 दिन बचा है हम लोग को। इस 4-5 दिन में हम सब लोग मिलकर हर गांव पर, हर बूथ पे, जैसे आप लोग पिछले बार काम करते थे, इसी तरह हम लोग सब लोग मिलकर ऐसा करें। इस बार जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर बूथ से 370, तो हम लोग भी अगर मेहनत करेंगे तो साथियों निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वो हम लोग करके दिखाएंगे। और विकास के बारे में हमें बताना है, विकास के बारे में भी 2 घंटे से चर्चा हो रही थी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर। हम केवल अपने जनपद की बात करें तो ज्यादा दिन नहीं, केवल 7-8 साल पहले जनपद में बिजली 1 हफ्ते दिन में आती थी गांव में, 1 हफ्ते रात में आती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है साथियों, कम से कम 18 घंटे बिजली गांव में आ रही है और ऐसे तमाम गुरु क्षेत्र थे जहां बिजली पहुंची ही नहीं थी। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनपद का कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा कुआं नहीं बचा है जहां बिजली न पहुंच गई। और हर घर नल योजना में केवल 2 बात कह रहा है कि हर घर नल योजना से तमाम ऐसे गांव जो शिक्षित हो गए हैं और कुछ बाकी रह गए, आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि 2024 तक गांव में हर घर नल से जल मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप सबसे निवेदन कर रहे हैं साथियों कि विकास के काम अगर हम 60 साल की तुलना केवल पिछले 10 साल से करें तो वो 10 साल भारी पड़ेगा और 60 साल कमजोर पड़ेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन करने आए हो, हाथ जोड़कर निवेदन करने आए कि आने वाले 1 तारीख को हम सब लोग अपने घर से निकले
और अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि यहाँ 3 विधानसभा ऐसी है, बुद्धि, रावतसर और चकिया, जिसमें शाम को 4 बजे तक ही वोट पड़ेगा। और हम ये सोचेंगे कि आप हम शाम को टाइम डाल दें तो हमें नहीं लगता कि आप पहुंच पाएंगे, इसलिए हम सब लोग सुबह 7 बजे से लाइन में लगकर सुबह के टाइम ही वोट डाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर 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 हर। आज की जनसभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष सम्माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे प्रिय मित्र और अपना दल के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री आशीष सिंह पटेल जी, हमारे यहां से प्रत्याशी बहन श्रीमती रिंकी कौल जी, हमारे दिलीप पटेल जी क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी के, संजीव कुमार गौंड जी, शंकर गिरी जी, राम प्रकाश दुबे जी, नंदलाल जी, अमरेश पटेल जी, राम शकल जी, श्रीमती राधिका देवी जी, अनिल कुमार मौर्य जी, हमारे पूर्व में रहे सांसद पकौड़ी लाल जी, श्रवण गौंड जी, कैलाश करवार जी, विनीत सिंह जी, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, तीर्थराज जी, श्रीमती रूबी प्रसाद जी, आर एन पाठक जी, रुद्रदेव दुबे जी, अरुण प्रताप सिंह जी, हमारे रमेश मिश्रा जी, सभी पूर्व जिला अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष अपना दल के सत्यनारायण पटेल जी, निषाद पार्टी के अनिकेत निषाद जी, जिला अध्यक्ष आरएलडी के रामसेवक पटेल जी, मनोज पांडे जी और जिला महामंत्री कृष्ण कुमारी गुप्ता जी, सभी वरिष्ठ सम्मानित मंच में उपस्थित हमारे पदाधिकारीगण और हमारे रॉबर्ट्सगंज के सोनभद्र के इस क्षेत्र में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे अपने दल की प्रत्याशी श्रीमती रिंकी कौल के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने का मुझे सौभाग्य मिला है। और जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने जो उत्साह दिखाया है, जो उमंग दिखाई है, जो ऊर्जा दिखाई है, वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने रिंकी कौल जी को दिल्ली भेजने का मन बना लिया। मित्रों, ज्वालामुखी के इस शक्तिपीठ पर आकर, क्रांतिकारी वीरों की धरती पर आकर मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूं और पंडित महादेव चौबे जी और अन्य क्रांतिकारी नेताओं ने जिन्होंने अपना सर्वस्व लगाया, उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने जन कल्याण नीतियां मोदी जी की और योगी जी की, उसके बारे में यहां चर्चा की होगी, ऐसा मुझे पूरा आभास है। आपने बताया होगा कि किस तरीके से जन कल्याण नीतियां आज देश को परिवर्तित कर रही हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और धरती पर लागू हो रही है योगी जी के अथक प्रयास। लेकिन मैं इससे थोड़ा अलग आपसे बात करना चाहता हूं।
आज मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ नीतियां लागू हो यही विषय नहीं है, सिर्फ कार्यक्रम गरीबों के लिए लागू हुए यही विषय नहीं है। इससे बहुत दूरगामी प्रभाव रखने वाला और बहुत दूरगामी सोच रखने वाला प्रभाव मोदी जी के नेतृत्व ने देश पर छोड़ा। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 10 साल पहले आप सब लोग और भारत का आम नागरिक, भारत का साधारण मानवी, भारत का साधारण व्यक्ति जो सोच समझ रखता था, वो 10 साल पहले कहा करता था भारत में कुछ नहीं बदलने वाला है, राजनीति ऐसे ही चलेगी, ये सब राजनेता एक जैसे होते हैं, कोई परिवर्तन राजनीति से नहीं होगा। और 10 साल पहले यूपीए की सरकार ने दुनिया में भारत की छवि एक भ्रष्टाचारी देश की बन गई थी। हमें पिछड़कू देश कहा जाता था, साधारण आदमी उदासीन था, साधारण व्यक्ति निराशाजनक परिस्थिति में था। लेकिन 10 साल के अथक प्रयास के बाद, 10 साल मोदी जी के अथक प्रयास के बाद आज यही भारत का साधारण मानवी आज मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है और उस आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो गया। आज वो महसूस करता है कि 2024 में दिया गया वोट, एक एक वोट वो विकसित भारत के संकल्प की नींव रखने वाला है और हमारे आने वाले लोग उसको देखने वाले हैं। दूसरी बात, मोदी जी ने भारत की, मैं बार बार बोलता हूं, ये विषय नहीं है कि सिर्फ रिंकी कोल जी को आप दिल्ली भेज देंगे, ये विषय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये विषय भी नहीं है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, आपके आशीर्वाद से वो जरूर बनेंगे। लेकिन विषय यह है कि मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति, चाल चरित्र, परिभाषा, रंग ढंग, सोचने का तरीका और लोगों के विकास के साथ जोड़ने का काम किया, तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज राजनीति की परिभाषा बदल गई। 70 साल कांग्रेस के राज में हमने जाति की राजनीति की, हमने इलाके की राजनीति की, हमने धर्म की राजनीति की, भाई को भाई से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाई, अगड़े को पिछड़े से लड़ाया, पिछड़े को अगड़े से लड़ाया, मैदान को पहाड़ से लड़ाया, पहाड़ को मैदान से लड़ाया, नदी के इस पार और उस पार के बीच का झगड़ा पैदा किया। यानी फूट करो और राजनीति करो, ये कांग्रेस का तरीका था, ये कांग्रेस का तरीका है, फूट करो और राजनीति करो। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में एक मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर चलना है। 140 करोड़ की देशवासी हमारे परिवार के सदस्य हैं और सबको आगे ले जाना, विकासवाद की राजनीति को जन्म दिया तो मोदी जी ने। आज हमारे विरोधी भी, उनके पास बोलने को कुछ नहीं है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, अभी भी जाति को जाति से लड़ाने में लगे हैं, अभी भी धर्म को धर्म से लड़ाने में लगे हैं। और यहां मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई छलांग लगा करके आगे खड़ा हो रहा है और तीव्र गति से आगे चल रहा है। ये बदलता भारत खड़ा हो रहा है। मित्रों, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को जन्म दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जवाबदेही की राजनीति को जन्म दिया। आज कोई भी नेता आता है तो उसको अपना रिपोर्ट कार्ड रखना पड़ता है। ये परिभाषा किसने दी?
ये परिभाषा मोदी जी ने दी भारत की राजनीति में हमको समझ में आ गया, विकासवाद की राजनीति। और देखो इसका फर्क क्या पड़ा। इसका फर्क यह है कि आज अमेरिका, जो उसको हम विकसित देश कहते हैं, उसकी अर्थनीति डमाडोल हो गई है, डमाडोल हो गई है। यूरोप की अर्थनीति डमाडोल हो गई है। चीन पिछड़ रहा है, जापान पिछड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति डमाडोल हो गई है। लेकिन कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी भारत 140 करोड़ का देश, मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर 11वें नंबर से छलांग लगा करके आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और मालूम है हमने किसको पछाड़ा है? हमने ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटानिया, ब्रिटिश, जिन्होंने हमको 200 साल राज किया, उनको हम पछाड़ कर आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष परम आदरणीय अमरेश सिंह पटेल जी मंच पर मंचासीन काशी क्षेत्र के लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय दिलीप सिंह पटेल जी, मंच पर मंचासीन अपना दल एस के नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री परम आदरणीय आशीष सिंह पटेल जी, मंच पर मंचासीन राज्यसभा के माननीय सांसद परम आदरणीय राम सकल जी, मंच पर मंचासीन सदर के लोकप्रिय विधायक माननीय भूपेश चौबे जी, घोरावल के माननीय विधायक परम आदरणीय अनिल मौर्य जी, चकिया के माननीय विधायक परम आदरणीय कैलाश आचार्य जी, मंच पर मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके गार्जियन, पूर्व विधान परिषद के सदस्य परम आदरणीय जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, मंच पर मंचासीन मिर्जापुर सोनभद्र के विधान परिषद के सदस्य परम आदरणीय विनय सिंह जी, मंच पर मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष परम आदरणीय नंदलाल गुप्ता जी, मंच पर मंचासीन अपना दल यश के जिलाध्यक्ष जी, निषाद पार्टी के अनिकेत निषाद जी, सुहेल देव राजभर समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई मनोज पांडे जी, जनपद सोनभद्र के लोकसभा के प्रभारी परम आदरणीय अनिल सिंह जी सहित मंचासीन सभी यहाँ के रावटसगंज के नगर पालिका के चेयरमैन, दूधी के पूर्व विधायक परम आदरणीय रूबी प्रसाद जी और हमारे इस लोकसभा के एनडीए के प्रत्याशी श्रीमती रिंकी कोल जी, दूधी विधानसभा के उपचुनाव के प्रत्याशी छोटे भाई श्रवण सिंह गौड़ जी सहित सभी मंचासीन, सभी सम्मानित अतिथिगण और जनपद के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथियों, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित माताएं, बहनें, सम्मानित भाइयों, पत्रकार मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह 2024 का चुनाव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें कोई शंका नहीं है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और आज प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो दूधी का उपचुनाव होने जा रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी ने श्रवण सिंह गौड़ जी को वहां से प्रत्याशी बनाया है और वहां से कमल का फूल जिता करके हम लोग
प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत करेंगे। आज जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, जो हमारे सम्मानित भाई आए हैं इस जनसभा को सुनने के लिए, यहाँ आशीर्वाद देने के लिए, निश्चित रूप से देश के आजादी के 70 साल बीत गया, लेकिन आज सब बीतने के बावजूद भी 2014 के पहले इस देश की क्या स्थिति था और 2017 के पहले तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई, लेकिन जो सबसे निचले पायदान में जो रहने वाले अंतिम व्यक्ति हैं उसको किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को, प्रदेश सरकार की योजनाओं को आज धरातल पर उतरने का काम होने का काम हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी ने आप लोग ने 2019 में भी आप लोग ने जिताने का काम किया था। इसके पहले 2014 में भी आप लोग ने भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताने का काम किया था। निश्चित रूप से आज मैं यही अपील करता हूं, यही निवेदन कर रहा हूं कि आने वाले 1 तारीख को, 1 जून को लोकसभा रावटसगंज जो एनडीए के प्रत्याशी हैं श्रीमती रिंकी कौल जी को और दुधनी विधानसभा के उपचुनाव में भाई श्रवण सिंह गौड़ जी को कमल के फूल पर अपना मत दे करके, बटन दबा करके भारी से भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज जो माताएं बहनों का आज जो सम्मान होने का काम हो रहा है वह किसी भी सरकार में नहीं हुआ था। आज देश के सबसे सर्वोच्च कुर्सी जो बहन द्रौपदी मुर्मू जी जो बैठी है, हमारे आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है वह किसी दल पार्टी ने नहीं दिया था। निश्चित रूप से आज जो हमारी माता बहनों को, आज हमारी बेटियों का सम्मान हो रहा है, उसी लिए आज हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आज एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आप लोग के बीच में महिला प्रत्याशी भेजने का काम किया है और आप लोग इनको अधिक से अधिक मत दे करके आप सब जिताने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ मंच पर बैठे हुए सभी मंचासीन अतिथियों का, आए हुए जनपद के कोने कोने से सभी अपनी माताओं बहनों का, सम्मानित भाइयों का, सभी पत्रकार मित्रों का मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभारी और मेरे मित्र बड़े भाई जैसे आदरणीय राम प्रकाश दुबे जी, जिला प्रभारी भाई अनिल सिंह जी, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई नंदलाल जी, लोकसभा संयोजक भाई अमरीश पटेल जी, मिर्जापुर सोनभद्र दोनों के माटी के लाल और राज्यसभा के सांसद आदरणीय राम सकल जी, माननीय विधायक श्री अनिल कुमार मौर्य जी, माननीय विधायक श्री भूपेश चौबे जी, माननीय विधायक श्री कैलाश खरवार जी, माननीय विधान परिषद सदस्य भाई विनीत सिंह जी, माननीय पूर्व एमएलसी श्री जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, माननीय पूर्व विधायक श्री तीरथ राज जी, माननीय नगर पालिका परिषद चेयरमैन बहन रूबी प्रसाद जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष बहन राधिका जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, आरएलडी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी माननीय पदाधिकारीगण और सभी माननीय यशस्वी जिला अध्यक्षगणों का सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूं और आप सब जनता जनार्दन के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए आपका भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए गठबंधन से, अपना दल से बहन रिंकी कौल जी और भारतीय जनता पार्टी से उपचुनाव में भाई श्रवण गौड़ जी। आप जानते हैं कि मिर्जापुर मंडल में
सोनभद्र एक ऐसा जिला है जहां के निवासियों का हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज्यादा ख्याल रखा है। आदिवासी समुदाय से आने वाली हमारी सम्मान की वो प्रतीक हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद पर लाने का काम एनडीए की सरकार ने किया। यही नहीं, हमारे भाई संजीव गौड़ जी को उत्तर प्रदेश सरकार में प्रतिनिधित्व दे करके इस जिले के लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम भी एनडीए की सरकार मतलब प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। साथियों, हमारे विपक्ष के साथी बहुत सारे भ्रम फैलाने का काम करते हैं। उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। पिछले 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हर उस वंचित वर्ग से आने वाले व्यक्ति के लिए मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया है, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे गैस चूल्हा हो और अब चाहे 5 लाख रुपए वाला आयुष्मान कार्ड हो। इनके पास भी अवसर था। समाजवादी पार्टी के साथी कहते हैं कि ये सरकार निकम्मी है। हम तो आपसे कहते हैं कि आप 4 बार सरकार में रहे हैं, आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आइए, आपने हमारे आदिवासी भाइयों के लिए क्या किया। साथियों, समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहला काम करते हैं, कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। मेरी बात का आप लोग जवाब दीजिएगा, जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो उसने आरक्षण के लिए क्या क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में पिछले 70 वर्षों से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नहीं था। वो आरक्षण देने का काम किसने किया? हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने। इनके पास भी अवसर था। समाजवादी पार्टी के सांसदों के दम पर 2009 से लेकर 2014 तक और 2004 से लेकर 2009 तक सरकार चलाई गई, लेकिन उस समय इन्हें याद नहीं आया कि इन पिछड़े वर्ग के लोगों को भी आरक्षण देने की जरूरत है। साथियों, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कहते हैं कि सरकार ने किया क्या। इस सरकार ने जो किया है वो गांव के लोगों से पूछने की जरूरत है। जिनके पास कच्चे मकान थे आज वो पक्के मकान में रह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, कल मैं एक जगह चुनाव प्रचार में गया तो मेरी एक आदिवासी बहन मुझे मिल गई और मैंने उससे बिना अपना परिचय दिए पूछा कि बहन क्या है, तो उसने कहा जिसने हमें नीमक खिलाया है, नीमक, जिसका हमने नीमक खाया है, हम उसी के साथ रहेंगे। हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, किसी के बहकाने पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। जिसने हमको मकान दिया, जिसने हमको शौचालय दिया, जिसने हमको आयुष्मान कार्ड दिया और बहुत सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की डबल इंजन की सरकारों ने ला करके दिया है, हम ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार को तिबारा लाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। कैसे बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री? जब रॉबर्ट्सगंज से रिंकी जी को कप प्लेट के बटन पर, कप प्लेट का बटन दबा करके आप जिताएंगे तो यही दिल्ली जा करके श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। यही नहीं, हमारे भाई श्रवण गौड़ जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से आदिवासी भाइयों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, ओबरा को तहसील देने का काम किया है, बहुत सारे आदिवासी भाइयों के लिए कोल आवास, मुसहर आवास, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनकी मेरे पास लंबी लिस्ट है, मैं गिनाना नहीं चाहता। अभी हमारे मुख्य अतिथि सारी बातें रखेंगे। ऐसे सरकार को मजबूत करने के लिए हमारे बीच में हमारे भाई श्रवण गौड़ जी हैं, इनको कमल के फूल का बटन दबा करके पिछली बार के
अंतर से ज्यादा, अब की बार 50,000 के अंतर से आपको भाई श्रवण गौड़ जी को जिता करके भेजना है। साथियों, आज हमारे बीच में बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। समाजवादी पार्टी के लोग आते हैं, उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं रहता है। उनसे सिर्फ एक बार पूछने की जरूरत है कि जब उनकी 4 बार सरकार रही तो 4 बार की सरकार में उन्होंने कैसा राज चलाया है। आपने सुना होगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कहते थे, खाली प्लाट हमारा है। किसी का भी प्लाट है, मकान है, जमीन है, कहीं गुंडई करके घुस जाते थे। और ऐसे लोगों को ठीक करने का काम हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार ने किया। ऐसे गुंडों को ठीक करके उनके घर वापस भेज दिया। साथियों, प्रधानमंत्री जी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल में बिना थके आप सबकी सेवा के लिए भारत सरकार में काम करते रहते हैं। जहां हमारे विपक्ष के साथियों के पास कुछ बोलने के लिए नहीं रहता है तो वो तमाम प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते हैं, लेकिन जब उनसे बहस करने लगो तो भाग खड़े होते हैं। मैं आप सबसे सिर्फ इतना निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आपको प्रधानमंत्री जी के हाथों को और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को एक जगह लोकसभा के चुनाव में कप प्लेट का बटन दबा करके और विधानसभा के उपचुनाव में कमल के फूल के बटन को दबा करके मजबूत करना है और हमको प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाना है। आप सबको ढेर सारा अभिवादन करते हुए, आप बड़ी देर से बैठे हैं, मुख्य अतिथि 2-4 मिनट में आने वाले हैं। सामान्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार मित्रों, पिछले दिन मैं घर पे बैठा था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया, मैंने देखा ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जनसंघ के लोग ये बताते कि देश की आजादी में उनका एक कुत्ता भी नहीं मरा। मैं कहना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, केवल नेहरू खानदान की वजह से आजादी नहीं मिली। इस देश की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे टूटे, तब जाने नहीं देश को आजादी मिली। गांधी जी कहा करते थे कि हमारे लाश के 2 टुकड़े होंगे तब देश का विभाजन होगा। मैं पूछना चाहता हूं, 14 अगस्त 1947 को हमारे देश का हिस्सा करके पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया। इस भारत माता के 2 टुकड़े करने का पाप किसने किया? जब इस देश में भारत की भाई भाई का नारा लग रहा था, तिब्बत को पाक तलक करने का काम किसने किया? 1/5 हिस्सा कश्मीर से हमारे हाथ से चला गया, किन विधायक क्षेत्र हमारे हाथ से चला गया और आज भी आप भारत माता की जय के नारा लगाते हैं। कांग्रेस के लोगों, मैं कहना चाहता हूं, इस भारत माता की आचरण को फाड़ के नीलाम करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। सत्ता के खातिर, कुर्सी के खातिर, वोट के खातिर इस देश को, समाज को बांटने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। बहनों भाइयों, आज आजादी के 75 साल हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इन 75 सालों में 60 साल कांग्रेस करने के लिए लोगों का शासन था। 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, 10 साल मोदी जी की सरकार को छोड़ दीजिए, 60 साल कांग्रेस ने हुकूमत किया, लेकिन भारत को विकसित राष्ट्र नहीं बना पाए। भारत आज भी विकासशील देशों के श्रेणी में गिना जाता है। हमारे नेताओं ने संकल्प लिया, इस देश को हम आजादी के 100 साल जब पूरे होंगे, भारत एक विकसित राष्ट्र में जाना जाएगा। बहनों भाइयों, आज भी जब नेशनल हाईवे पे अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। आज भी जब हम गाँव में चलते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। आज करोड़ों दुनिया मुक्ति में अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। और घर घर जो सिलेंडर
अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपया किलो चावल अटल बिहारी वाजपेयी की देन है मित्रों। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जो चीज अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर सके, मजबूरी थी, 24 दलों को लेकर सरकार चला रहे थे। हमारे मोदी जी ने डंके की चोट पे, चाहे धारा 370 समाप्त करने की बात हो, चाहे राममंदिर की बात हो, चाहे क्या कहते हैं कि आजादियों का आरक्षण देने की बात हो, निश्चित रूप में कहना चाहूंगा। लोग कहते थे 370 तो आग का गोला करोगे, गल जाओगे, 370 को हटाने की बात करेगा, देश के खून खराबे होंगे। लेकिन मित्रों में बताना चाहता हूँ, जैसे धारा 370 आया था, वैसे हमारे नेता ने वापस कर दिया। राष्ट्रपति शासन लगा था, राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यसभा में बिल लाया, हमारा बहुमत नहीं था, लेकिन इस तरीका है मैं मानता हूँ निश्चित रूप से तेलुगु देशम की राज्यसभा के 10 सांसद बीजेपी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस पार्टी के 2 राज्यसभा के सांसद बीजेपी ज्वाइन कर ली और समाजवादी पार्टी के 2 राज्यसभा के सदस्य बीजेपी ज्वाइन कर लिए। जब सदन में राज्यसभा में वोटिंग हुई तो 370 को हटाने के लिए 108 वोट पड़े और तो उसके पक्ष में क्या कहते हैं कि 98 वोट पड़े और लोकसभा हमारा बहुमत था और जैसे धारा 370 आया था वैसे वापस कर दिया। मित्रों, ये विरोधी दल के लोग कहा करते थे कि बीजेपी वाले जब चुनाव आता तो कहते हैं सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन किसी नहीं बताएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 56 दिन से सीने का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को निमंत्रण दे करके 22 जनवरी को तो श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करा और सबको उन्होंने बुलाया। तमाम विरोधी दल के लोग नहीं गए। ये तो कहते थे कि राम तो काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। लेकिन उनके बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूँ, चक्रवर्ती का बाबर से भी क्या रिश्ता था? तो पैगम्बर साहब मोहम्मद साहब था कि क्या था? बाबर का करता था, लुटेरा था, विदेशी था। ये प्रभु श्री राम से तुलना करते हैं। निश्चित रूप से मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भगवान राम को भगवंत बना करके दुनिया में एक संदेश दिया। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, महिला विधेयक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2 बार प्रयास किया। विरोधी दल के लोग सपा बसपा और क्या कहते हैं कि लालू यादव कहते थे कि आरक्षण में पिछड़ों का आरक्षण नहीं है। वाजपेयी जी ने कहा भाई अभी तो लोकसभा और विधानसभा में पिछड़ों का आरक्षण नहीं है, क्योंकि SC/ST का है, बिल को आने दो, बाद में संशोधन कर देंगे। लेकिन ये लोग नहीं माने, 2 बार बिल वापस चला गया। कांग्रेस ने एक बार प्रयास किया लेकिन बिल पास नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिला विधेयक यही निर्णय हमारा संसद भवन बना है। संसद भवन बनने लगा ये कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब संसद भवन है तो इसको नए संसद भवन की क्या हो सकता है? हमारी सरकार ने दलील दिया जब देश आजाद हुआ था आबादी कितनी, आज आबादी क्या है? नया परिसीमन होने वाला है, हम सीट बढ़ाने वाले हैं, हम पहला आरक्षण देने वाले हैं, हम कहाँ बैठाएंगे? कोर्ट ने हमारी सरकार की दलील को सुना, सरकार के पक्ष में निर्णय। बहनों भाइयों, ये जब उद्घाटन हो रहा था नए संसद भवन का, हमारे विरोधियों ने विरोध किया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा 56 सीने का प्रधानमंत्री विशेष सत्र बुला करके महिला बिल लाया। किसी में हिम्मत नहीं थी जो महिला बिल का विरोध कर सके। इससे आगे मैं कह गया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार इस देश के विकास के बाधक है। ये सारे विरोधी दल के लोग गाँव में कहावत है कि चोर चोर उसका भाई सारे मिलकर के मोदी को हटाना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा जो किसी ने इस देश के धन को लूटा है, जिन्होंने डकैती द्वारा इस देश से खजाने पे चाहे जितना कब्जा हो देता हो, सबको जेल जाना पड़ेगा। और उसका उदाहरण है पी चिदम्बरम साहब, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के वकील, मोदी ने भागने का क्षेत्र जेल में डाल दिया। निश्चित रूप से उन्होंने कहा चाहे जितना कब्जा हो देता हो, इसलिए देश को लेता लूटा है, डकैती डाला, उसको जेल जाना पड़ेगा। तो भाइयों, निश्चित रूप से ये परिवारवाद के भी खिलाफ हमारे मोदी जी हैं। ये जो पहले देश में रियासतें हुआ करती थी, राजा का बेटा राजा होता था, देश आजाद हो गया, अब लोकतंत्र है।
अगर यही सांसद जी विधायक जी का बेटा सांसद विधायक होगा, हमारा इनका जनता क्या करेगा? जो खून पसीना बहाने का काम करता। मोदी जी ने कहा लोकतंत्र के लिए परिवारवाद भी घातक है, और इसका तो मुझे याद है कि जब विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार संसदीय दल की बैठक में मोदी जी ने कहा तमाम हमारे सांसद तो चाहते रहे होंगे हमारे बेटी बेटा विधायक बन जाए, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ, परिवारवाद का विरोधी मैं हूँ, और इस नाते हम परिवारवाद के विरोधी। तीसरा उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण किसी का नहीं, देश का आजाद कराने में सबका योगदान, और इस नाते सबका साथ सबका विकास ये हमारा नारा है। बहनों भाइयों, निश्चित रूप से हमारे मोदी जी इस देश को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। आप सबका सहयोग चाहिए, और यहाँ से हमारा सहयोगी दल के प्रत्याशी बहनजी कौन भी लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ विधानसभा के प्रत्याशी में श्रवण मोड़ दिए, तो चाहूंगा कि आने वाली 1 तारीख को प्लेट का बटन दबा करके बहनजी जी को यहाँ से सांसद बनाइए, और आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए, और दूसरी विधानसभा से विधानसभा में कमल का बटन दबा करके भाई कमल जी को अपना विधायक बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी एवं माननीय कैबिनेट मंत्री श्री आशीष पटेल जी एवं सभी सम्मानित मंच और सभी मतदाता भाई, गार्जियन, संस्कृता और नारी शक्ति, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और उनका स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने मुझे यहाँ रावतगंज के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच में खड़ा किया है। मैं आप सबकी छोटी बहन और बेटी के रूप में आप सब लोगों के सामने आज इस मंच में खड़ी हूँ। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि कप प्लेट के सामने वाला बटन दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद दें और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। मेरे पति नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं। मैं ये इतना बड़ा लोकसभा चुनाव केवल आप लोग के ही सहारे यहाँ लड़ने आई हूँ। इसमें मुझे सभी अपने भाई और गार्जियन और अपनी नारी शक्ति बहने, मुझे आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए ताकि आप लोग मेरे साथ खड़े हों और साथ चले, ताकि इतना बड़ा चुनाव केवल आप लोगों के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसीलिए मैं फिर से आपसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ खड़े हों और मेरे साथ चले और मुझे अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि मेरी सरकार उन गरीबों को समर्पित सरकार होगी, उन गरीबों की सेवा में मेरी सरकार झुकी नजर आएगी। मैं बड़ा ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं दोस्तों कि इंदिरा आवास तो आप बहुत समय से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन किसी गांव, किसी गली, किसी कस्बे और किसी मोहल्ले में इंदिरा आवास तो नजर नहीं आया होगा। लेकिन 10 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास बना के दिखाया है कि